हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अग्रवाल क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि आप लोगों को एक 20 डेज की स्ट्रेटेजी में 11th और 12th से रिगार्डिंग आपको टर्म 2 का सिलेबस मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में, ये वीडियो 11th क्लास के लिए होने जा रही है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, जो हम टर्म 2 में पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टूडेंट, सबसे अहम मुद्दा जो आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिकली हमने देखा है कि बुक में भी या अलग से, मैं किसी टीचर को ये बारे में बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर बताता हूं। हमने बेसिकली देखा कि चैप्टर बताया, न्यूमेरिकल शुरू होना शुरू हो गया, या मैं ही हूं, मैं इस टाइम आपको बताऊं और सीधा न्यूमेरिकल कराना शुरू कर दूं, वो हमारे लिए मेन मुद्दा नहीं होता। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे माइंड में पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई हमारा मोटिव होता है। इस चैप्टर को करने के पीछे हमारा क्या मोटिव है, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब एक स्टूडेंट समझिए, सपोज हमने कोई बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू किया, अप्रैल बीत गया, मई, जून, जुलाई, धीरे धीरे साल कंप्लीट होता गया। क्या मेरी इच्छा नहीं होगी कि उस एक साल को कंप्लीट करने के बाद मेरे बिजनेस का क्या रिजल्ट रहा। रिजल्ट से मतलब होता है क्या मुझे प्रॉफिट रहा, क्या मुझे लॉस रहा, या क्या मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन रही। जैसे स्टूडेंट आप ही हैं, आप एट प्रेजेंट इस टाइम 11th क्लास में हैं, आपने 11th क्लास अप्रैल से शुरू करी, अप्रैल, मई, जून आप पढ़ते चले गए। आपके गार्जियन क्या इच्छा रखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या रहा, कब, कैसे पता लगता है रिजल्ट। सर, साल खत्म हो जाता है, साल के एंड में हम लोग एग्जाम लेते हैं, उस एग्जाम का रिजल्ट आता है, उस एग्जाम से ही हमें पता लगता है कि आपका रिजल्ट क्या रहा, आपकी प्रोग्रेस क्या रही। तो सेम अगर मैं बिजनेस की प्रोग्रेस जानना चाहता हूं तो उसके लिए भी हमें एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर आइदर फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर हमें यह पता करना होता है हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। उस प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए ही हम लोगों को स्टूडेंट किस चीज की जरूरत होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रॉफिट और लॉस को बताता है, और प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ वो बताता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, किस तरीके से पता लगती है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात आप ध्यान से सुनिए, फाइनेंशियल पोजीशन हम जब भी पता करना चाहते हैं, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना चाहते हैं, तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? ट्रायल बैलेंस, जो हम पहले टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। टर्म 2 में भी स्टार्टिंग में हमारे ट्रायल बैलेंस की बात आई थी। तो टर्म 2 में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस का पता होना जरूरी है, और ट्रायल बैलेंस में कुछ बैलेंसेस दिए हुए होते हैं। वो बैलेंसेस कहां से आते हैं स्टूडेंट? जो हमने टर्म 1 में जर्नल बनाया था, जर्नल से लेजर बनाया था, और उन लेजर की हेल्प से हम लोग क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस। अब उस ट्रायल बैलेंस में आपको क्या मिलेगा? आप सभी जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कुछ चीजें डेबिट साइड की होती हैं और स्टूडेंट कुछ चीजें क्रेडिट साइड की होती हैं। डेबिट साइड में क्या होता है, क्रेडिट में क्या होता है, सभी जानते हैं। सर, डेबिट साइड में बिजनेस के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दो चीजें तो आती है हमारी डेबिट साइड में, और बिजनेस की कोई भी इनकम या मैं कहूं प्रॉफिट, वो सब क्या होते हैं? हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है। अब आप सभी जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती हैं। अब एक बिजनेस का प्रॉफिट पता करने का तरीका बहुत आसान है। एक बिजनेस की टोटल इनकम देख लो और उस बिजनेस की क्या खर्च है। अगर आप इनकम में से खर्च निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो आप अलग से पहले से ही सेपरेट कर चुके हैं। इधर मैं लिखूंगा बिजनेस के सारे एक्सपेंस और इधर मैं लिखूंगा बिजनेस की सारी इनकम। सपोज मैं हूं, मेरी इनकम क्या क्या हो सकती है? आप लोग मुझे फीस पे करते हैं, हो सकता है मैंने कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है। हो सकता है मैं किसी कॉलेज में लेक्चर के लिए जाता हूं तो मुझे लेक्चर फीस मिलती है। तो ये इस टाइप की कुछ मेरी इनकम है, और इससे रिलेटेड कुछ मेरे खर्च भी होते हैं। हो सकता है जो मेरा सेंटर चल रहा है उसमें मैं 1-2 टीचर मेरे यहां काम करते हैं, हो सकता है उन टीचर को मैं सैलरी पे करता हूं। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है, वो भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरे लिए एक्सपेंस है। तो इस टाइप से बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। आपकी टोटल इनकम है 50,000, एक्सपेंस करें 10,000, तो सर 50,000 में से अगर आप 10,000 माइनस करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा? आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा स्टूडेंट? प्रॉफिट निकल जाएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट, जो ट्रायल बैलेंस में आपको मैंने अभी जो डेबिट और क्रेडिट की बात बताई, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम 2 चीज बनाते हैं, एक का नाम है ट्रेडिंग और दूसरे का नाम है स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ये मुझे अकाउंट बनाना होता है
और आपको एक चीज कंफर्म करनी होती है कि वो अकाउंट किस डेट में बनाते हैं, फॉर द ईयर एंडेड किस डेट में होता है, वो 31 मार्च, कोई भी ईयर आपका हो सकता है। इसमें स्टूडेंट दो चीज आती है, लेकिन अब एक स्टेप ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल जब भी बनाएंगे तो स्टूडेंट हमारे सामने दो चीज आ जाती हैं, एक को हम डेबिट बोलते हैं और दूसरी साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। मैं इस पार्ट के दो पार्ट कर देता हूं, इसके दो हिस्से बना देता हूं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। याद रखेंगे ये अपर पार्ट फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये अपर पार्ट किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से, और ये लोअर पार्ट जो है ये फैक्ट्री के बाद जो भी एक्सपेंस होते हैं सब फैक्ट्री के बाद के आएंगे। यानी मैं इसमें सारी ट्रांजैक्शन वो नोट करूंगा जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगी। मैंने बताया डेबिट साइड में कुछ एक्सपेंस होंगे, क्रेडिट साइड में मेरी इनकम आएंगी, इसके अलावा कोई स्टेप इसमें नहीं आना। अब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने गुड्स खरीदा भी होगा। अगर मेरा बिजनेस पहले से ही चलता आ रहा है तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो सबसे पहले शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक से। तो आपके पास कुछ ना कुछ ओपनिंग स्टॉक भी जरूर होगा। यानी ट्रेडिंग आप जब भी बनाएंगे तो ट्रेडिंग की शुरुआत कहां से करेंगे, ओपनिंग स्टॉक से। क्या आपके पास जो स्टॉक पहले से बचा हुआ है क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है बिजनेस को रन करने के लिए? नहीं स्टूडेंट, आप लोगों को और रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहां पर, परचेज। लेकिन इस परचेज को हम अंदर ही लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट हमने जो गुड्स खरीदा उसमें से किसी भी रीजन से हमें गुड्स वापस भी करना पड़ सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। तो स्टूडेंट फाइनली हमारी जो परचेज रहेगी वो आफ्टर रिटर्न रहेगी। इसके अलावा कुछ एक्सपेंस और होंगे, लेकिन शर्त एक ही है, वो एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए। वो सारे एक्सपेंस किससे रिलेटेड होने चाहिए, फैक्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए। अब फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं, सोच के देखिए। मेरे यहां वर्कर्स काम करते हैं, जो मेरे यहां वर्कर्स काम करते हैं मैं उनको सैलरी भी देता हूं और मजदूरी भी देता हूं। एक को बोलते हैं सैलरी, एक को बोलते हैं वेजिस। वेजिस किसको दी जाती है, वेजिस उनको दी जाती है जो लेबर फैक्ट्री में काम करती है। और अभी मैंने आपको बताया फैक्ट्री से संबंधित सारे एक्सपेंस कहां जाएंगे, ट्रेडिंग में। तो यानी इसका मतलब अगर आपको वेजिस दे रखी है तो वो ट्रेडिंग में जाएगी, और अगर आप सैलरी देते हो, सैलरी दी जाती है ऑफिस के लोगों को, और फैक्ट्री के बाद का कोई भी एक्सपेंस होगा वो सब कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद एक वर्ड आता है कैरेज, इसको हम कार्टेज भी बोलते हैं, फ्रेट भी बोल देते हैं। लेकिन ये कई बार दो चीज तरीके से डिफाइन हो जाती है बुक में, इनवर्ड और आउटवर्ड। यानी कुल मिलाके मैं एक लैंग्वेज और कहना चाहता हूं, फैक्ट्री से संबंधित गुड्स मैन्युफैक्चर होना और गुड्स को लाना। जब हमने रॉ मटेरियल मंगाया होगा तब भी कुछ खर्च किए होंगे, और जब मैं उस रॉ मटेरियल से गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगा तब भी कुछ खर्च होंगे। तो गुड्स मैन्युफैक्चर तक जब भी कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो वो ट्रेडिंग में जाता है। तो जब हमने गुड्स मंगाया था तो हमने कैरिज पे किया होगा, उसको बोलते हैं कैरिज इनवर्ड। और जब आप उस गुड्स को बनने के बाद फैक्ट्री से बाहर लेके जाते हैं तब आप अगर कोई किराया, कोई फ्रेट पे करते हैं तो वो हो जाती है आउटवर्ड। तो कैरिज इनवर्ड ऊपर आएगी और आउटवर्ड नीचे आएगी। अगर क्वेश्चन में आपको कैरिज मिल जाए तो स्टूडेंट कैरिज इनवर्ड ऊपर आएगी और कैरिज आउटवर्ड नीचे आएगी। ऐसे ही कैरिज के साथ साथ फ्रेट इनवर्ड या आउटवर्ड की फॉर्म में दे। ठीक है सर, ये तो डेबिट साइड की बात चल रही है, ऑल एक्सपेंसेस में लिख के जा रहा हूं। अब सपोज आप फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं तो सर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो वो ऊपर जाएगा, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ऊपर आएगा। और नॉर्मल अगर आप ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं तो वो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब सीधी सी बात है, जिनके ओपनिंग बैलेंस है, जिनके डेबिट बैलेंस है, अब उनके कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी होते होंगे। इनकम कैसे हो सकती है, क्रेडिट में जाएगी या तो मेरी इनकम या मेरा प्रॉफिट। फैक्ट्री की इनकम कहां से आ सकती है, फैक्ट्री में रिवेन्यू कहां से हो सकता है, सबसे पहला सोर्स है गुड्स को बेचना। सबसे पहला सोर्स क्या है, गुड्स को बेचना। यानी मेरी फर्म ने सबसे पहले गुड्स को बेचा होगा, उसमें से कुछ कस्टमर गुड्स वापस भी कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होकर जो बचेगा वो हम बाहर आएंगे। इसके अलावा जब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था तो उसका कुछ क्लोजिंग भी होता है। आपने हर बार देखा है अगर किसी का बैलेंस बीडी होता है तो उसका बैलेंस सीडी भी होता है। एक ओपनिंग बैलेंस होता है और एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। अगर ओपनिंग इधर आया तो स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आएगा।
अब आपने क्या करा, फाइनली ट्रेडिंग में सारा डाटा आप डाल चुके हो। अब ट्रेडिंग की मैंने इस क्रेडिट साइड का टोटल किया, इस क्रेडिट साइड के टोटल में से सारे एक्सपेंस माइनस करे, जो कुछ बचेगा वो मेरे लिए ग्रोस प्रॉफिट आएगा। वो मेरे लिए क्या आएगा, ग्रोस प्रॉफिट, जिसको हम नॉर्मली सीडी का नाम देंगे, जिसको हम नॉर्मली क्या नाम देंगे, सीडी। तो ग्रोस प्रॉफिट सीडी यहां है, तो ये आगे ट्रांसफर होगा, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रोस प्रॉफिट बीडी। हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, अगर कोई फिगर एक अकाउंट के डेबिट में है, जब वो ट्रांसफर की जाएगी आगे की तरफ, तो वो डेबिट से कहां जाएगी, क्रेडिट में। अब यहां हमारे पास इनकम क्या हो सकती है, फैक्ट्री से संबंधित इनकम तो यहां चली गई, और फैक्ट्री के बाद क्या क्या इनकम हो सकती है, सर फैक्ट्री के बाद मेरा कोई मकान खाली पड़ा था, उसको मैंने लेट आउट कर दिया, वहां से इनकम होनी शुरू हो गई। मुझे कोई कमीशन मिलना शुरू हो गया, वहां से कोई मुझे इनकम होनी शुरू हो गई। मुझे किसी से डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो यहां से मेरी इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से जब आप फैक्ट्री के बाद सारे इनकम इधर और फैक्ट्री के बाद के सारे एक्सपेंस इधर डालते हैं, तो फाइनली इस क्रेडिट वाले टोटल को यहां रखेंगे, सेम टोटल यहां सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो स्टूडेंट वो बचेगा नेट प्रॉफिट। वो क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। और ये सारा का सारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। अब यू को सर ये कैपिटल अकाउंट क्या है, तो स्टूडेंट प्रॉफिट तो पता कर लिया। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी, अब क्या होगा, अब होगा फाइनेंशियल पोजीशन पे ज्ञान। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगेगी, उसके लिए हमें तैयार करनी है बैलेंस शीट। उसके लिए स्टूडेंट हमें क्या तैयार करनी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है क्या, आप ध्यान से समझना, बहुत आसान बैलेंस शीट है। मैं ये कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा आसान ही हमारी बैलेंस शीट है। क्या होता है इस बैलेंस शीट में, ध्यान से समझिए। आपको सिर्फ माइंड में एक बात ध्यान रखनी है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, बस आपको ध्यान रखना है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। और जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप ऑलरेडी ट्रेडिंग और पी&एल बना चुके हैं। जो कुछ भी ट्रेडिंग और पी&एल में जाने से बच गया तो अंडरस्टूड है, वो सब कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो टेंशन आपकी खत्म होने वाली है अगले 2 मिनट में। जब बिजनेस में हम बैलेंस शीट की बात करें तो आपने टर्म 1 में क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन। और याद आ रही होगी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती थी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आती है, कैपिटल। लेकिन कैपिटल को हम अंदर ही लिखेंगे, क्यों, कई बार प्रोपराइटर जो बिजनेस का ओनर होता है वो अपने द्वारा इस कैपिटल इन्वेस्ट में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर लेता है, और उसके विड्रॉल होने के बाद हमारी कैपिटल घट जाती है, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स ने क्या घटा दी, मेरी कैपिटल घटा दी। सर उसके बाद अब ध्यान से देखिए, सर क्रेडिटर है, क्रेडिटर सबको पता है, मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में कहां दिया हुआ होगा, क्रेडिट में। क्रेडिट की आइटम या तो यहां क्रेडिट में जा सकती थी, यहां तो गई नहीं, तो क्रेडिट में कहां जाएगी, सर इस बैलेंस शीट में। और आप देख पा रहे हो तो बैलेंस शीट की क्रेडिट आइटम ये है, तो इसका मतलब क्रेडिटर कहां जाएगा, लायबिलिटी में। सर मशीन है, मशीन ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया हुआ होगा, डेबिट की आइटम या तो यहां जाती है, यहां, दोनों में कहीं नहीं गई, तो भैया डेबिट में यहां जाएगी। इसका मतलब मशीन क्या हो गई, हमारी एसेट्स हो गई। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। एक बात और ध्यान रखना, जरा कंसंट्रेट करेंगे सभी स्टूडेंट बोर्ड पे बहुत ध्यान से। जो आइटम ट्रायल बैलेंस में दी गई थी वो आइटम तो एक जगह पोस्ट हुई है, और जो आइटम हमने ट्रायल बैलेंस के अलावा अपने आप से खुद से कैलकुलेट करी है वो 2 जगह जाती है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अलावा, ट्रायल बैलेंस में अलग से आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहां लिखा, और सर वो हमारी एसेट्स भी तो है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि बैलेंस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अलग से एडिशनल में अगर कोई फिगर होती है तो जगह जाती है। अब दोबारा देखिए, ये ग्रोस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, क्या ये ट्रायल बैलेंस में था, हमने खुद ने कैलकुलेट किया, हमने खुद ने कैलकुलेट किया, तो ये फिगर यहां भी गई और यहां भी गई। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अलग से दिया हुआ था, तो यहां भी गया और यहां भी गया। तो इस तरीके से, जैसे कि आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर दिया हुआ है, डेटर डेबिट में दिया हुआ है, डेटर ना तो ट्रेडिंग में गया ना पी&एल में गया, तो सर कंफर्म है डेबिट है तो कहां जाएगा। सर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जितने भी डेबिट बैलेंस होते हैं वो सब कहां जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे। बैंक लोन है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ है, क्रेडिट की आइटम या तो यहां जा सकती थी, यहां, ना तो यहां गई ना यहां गई, तो सर कहां जाएगी। सर सोचने वाली बात नहीं है, हमें पता है क्रेडिट आइटम कहां जाएगी, लायबिलिटी में।
तो बैंक का लोन है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हैं स्टूडेंट आप। तो कुल मिला के ट्रायल बैलेंस में दी गई डेबिट और क्रेडिट की कुछ आइटम ऐसे बैलेंस शीट में जाती हैं, और जब आप सारी ट्रांजैक्शन प्लस करेंगे, एक बात और, वो जो नेट प्रॉफिट आया था, जो हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया था, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। और स्टूडेंट सारी एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल आती हैं। स्टूडेंट ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था जिसमें आपको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस बताया गया। अगली वीडियो में हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। ये चैप्टर आप बहुत आसानी से इस बेस के थ्रू आराम से कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टूडेंट आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इस चैनल को फिलहाल बंद करने से पहले, अपने मोबाइल को मिनिमाइज करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो स्टूडेंट प्रॉफिट तो पता कर लिया, अब आपके मन में जिज्ञासा होगी अब क्या होगा? अब होगा फाइनेंशियल पोजीशन पे ज्ञान। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगेगी? उसके लिए हमें तैयार करनी है बैलेंस शीट। उसके लिए स्टूडेंट हमें क्या तैयार करनी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है क्या? ध्यान से समझना, बहुत आसान बैलेंस शीट है। मैं ये कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा आसान ही हमारी बैलेंस शीट है। क्या होता है इस बैलेंस शीट में? ध्यान से समझिए। आपको सिर्फ माइंड में एक बात ध्यान रखनी है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, बस आपको ध्यान रखना है ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। और जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप ऑलरेडी ट्रेडिंग और पी&एल बना चुके हैं। जो कुछ भी ट्रेडिंग और पी&एल में जाने से बच गया तो अंडरस्टूड है, वो सब कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। तो टेंशन आपकी खत्म होने वाली है अगले 2 मिनट में। जब बिजनेस में हम बैलेंस शीट की बात करें तो आपने टर्म 1 में क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग इक्वेशन। और याद आ रही होगी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती थी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आती है? कैपिटल। लेकिन कैपिटल को हम अंदर ही लिखेंगे। क्यों? कई बार प्रोपराइटर जो बिजनेस का ओनर होता है वो अपने द्वारा इस कैपिटल इन्वेस्ट में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर लेता है, और उसके विड्रॉल होने के बाद हमारी कैपिटल घट जाती है, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स ने क्या घटा दी? मेरी कैपिटल घटा दी। सर उसके बाद अब ध्यान से देखिए, सर क्रेडिटर है। क्रेडिटर सबको पता है, मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में कहां दिया हुआ होगा? क्रेडिट में। क्रेडिट की आइटम या तो यहां क्रेडिट में जा सकती थी, यहां तो गई नहीं, तो क्रेडिट में कहां जाएगी? सर इस बैलेंस शीट में। और आप देख पा रहे हो तो बैलेंस शीट की क्रेडिट आइटम ये है, तो इसका मतलब क्रेडिटर कहां जाएगा? लायबिलिटी में। सर मशीन है, मशीन ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया हुआ होगा, डेबिट की आइटम या तो यहां जाती है यहां, दोनों में कहीं नहीं गई, तो भैया डेबिट में यहां जाएगी। इसका मतलब मशीन क्या हो गई? हमारी एसेट्स हो गई। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? एक बात और ध्यान रखना, जरा कंसंट्रेट करेंगे सभी स्टूडेंट बोर्ड पे बहुत ध्यान से। जो आइटम ट्रायल बैलेंस में दी गई थी वो आइटम तो एक जगह पोस्ट हुई है, और जो आइटम हमने ट्रायल बैलेंस के अलावा अपने आप से खुद से कैलकुलेट करी है वो 2 जगह जाती है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अलावा, ट्रायल बैलेंस में अलग से आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहां लिखा, और सर वो हमारी एसेट्स भी तो है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि बैलेंस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अलग से एडिशनल में अगर कोई फिगर होती है तो जगह जाती है। अब दोबारा देखिए, ये ग्रोस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, क्या ये ट्रायल बैलेंस में था? हमने खुद ने कैलकुलेट किया, हमने खुद ने कैलकुलेट किया, तो ये फिगर यहां भी गई और यहां भी गई। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अलग से दिया हुआ था, तो यहां भी गया और यहां भी गया। तो इस तरीके से, जैसे कि आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर दिया हुआ है, डेटर डेबिट में दिया हुआ है, डेटर ना तो ट्रेडिंग में गया ना पी&एल में गया, तो सर कंफर्म है डेबिट है तो कहां जाएगा? सर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जितने भी डेबिट बैलेंस होते हैं वो सब कहां जाएंगे? एसेट्स में जाएंगे। बैंक लोन है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ है, क्रेडिट की आइटम या तो यहां जा सकती थी यहां, ना तो यहां गई ना यहां गई, तो सर कहां जाएगी? सर सोचने वाली बात नहीं है, हमें पता है क्रेडिट आइटम कहां जाएगी? लायबिलिटी में। तो बैंक का लोन है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हैं स्टूडेंट आप। तो कुल मिला के ट्रायल बैलेंस में दी गई डेबिट और क्रेडिट की कुछ आइटम ऐसे बैलेंस शीट में जाती हैं, और जब आप सारी ट्रांजैक्शन प्लस करेंगे, एक बात और, वो जो नेट प्रॉफिट आया था,
जो हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया था वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। और स्टूडेंट सारी एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल आती हैं। स्टूडेंट ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था जिसमें आपको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस बताया गया। अगली वीडियो में हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। ये चैप्टर आप बहुत आसानी से इस बेस के थ्रू आराम से कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टूडेंट आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस चैनल को फिलहाल बंद करने से पहले, अपने मोबाइल को मिनिमाइज करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।